खबरें होंगी विस्तार से। दिल्ली के कई इलाके खतरे की जद में है। बड़ी खबर आपको बता दें, बोटला मोनेस्ट्री मार्केट पर संकट गहरा गया है, जहां दुकानों और घरों में यमुना का पानी घुस गया है। यमुना बाजार, गीता घाट तक पानी आ चुका है। दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज रविवार तक बंद रहेंगे। हालात बिगड़ चुके हैं और बाढ़ बारिश की तस्वीरें अब दिल्ली में नजर आ रही। किस तरीके से दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। जिधर आपकी नजर जाएगी दिल्ली में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाके जो कि यमुना के सटे हुए इलाके हैं, वहां सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, ताकि जलमग्न है। एहतियातन दिल्ली के सभी स्कूल रविवार तक बंद कर दिए गए। हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली में। तो बारिश, बाढ़ और हाहाकार से देश के कई इलाकों में कोहराम मचा है, लेकिन दिल्ली में जिंदगी जीना मुहाल है। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद यमुना नदी उफान पर डेंडर लेवल को क्रॉस करने के बाद यमुना सटे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए दिल्ली के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा गैर जरूरी दफ्तरों में छुट्टी कर दी गई और अन्य प्राइवेट दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। दरअसल यमुना का जलस्तर 208.53 मीटर तक पहुंच गया है। इससे पहले यमुना में 207.49 मीटर पानी पहुंचने का रिकॉर्ड था। इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बारिश के बाद नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल कॉलेजेस को रविवार तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यह फैसला दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में लिया गया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ गैर जरूरी ऑफिस में भी रविवार तक छुट्टी घोषित हो गई है, जबकि सभी प्राइवेट को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कश्मीरी गेट के आसपास बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी रविवार तक बंद रखने के लिए कहा गया है। कोई भी अंतर्राज्य बस आईएसबीटी तक नहीं आएगी। हालांकि सिंघू बॉर्डर से डीटीसी बसों की सेवाएं आने जाने वालों को दी जाएगी। रिंग रोड पर पानी आने के बाद कश्मीरी गेट जाने वाले रास्ते को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। वहीं बुराड़ी, अलीपुर से आने वाले ट्रैफिक को तिमारपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने इसे एक्सट्रीम सिचुएशन करार दिया है। दिल्ली पुलिस ने बाढ़ संभावित इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद स्टूडेंट्स को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना होगा, ये जानेंगे हम अपने खास मेहमानों से, जो कि हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं। किस तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़ गए हैं और उसके बाद कितना असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सीबी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल है प्रूडेंस स्कूल की, और अलका अकबर हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल मॉडर्न पब्लिक स्कूल। सबसे पहले अलका जी आपके पास आते हुए, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर? बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी मुझे लगता है इस वक्त उनकी सेहत और सेफ्टी है। और जहां तक पढ़ाई की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे और स्कूल्स को आफ्टर कोविड ऑनलाइन पढ़ाई कराने की काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो ऐसे में चलते हुए मुझे लगता है कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हाँ, ऑफ कोर्स बच्चों को फिर अपने घरों के अंदर कन्फाइंड रहना पड़ेगा। उनकी मानसिक स्थिति पे इम्पैक्ट आता है। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज देख सुन के उनको जो एक डर सा बैठ जाता है। तो ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारी ये भी ड्यूटी बन जाएगी कि हम उन बच्चों को पूरा कॉन्फिडेंस दें और ये इंश्योर करें कि इस पढ़ाई का अगर उनको कहीं नुकसान होगा तो स्कूल्स उसको मेकअप कर लेंगे और उनको किसी भी नेगेटिव जोन में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर सीबी मिश्रा, आप लोग किस तरीके से अब छात्रों की जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभिभावक के मन में चिंता भी है और जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर परेशानी भी है, क्योंकि अगर स्कूल भेजेंगे तभी दिक्कत है। स्कूल बंद करने का फैसला आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये बात सही है कि अचानक ही स्कूल बंद होने से एक बच्चों के बीच में और अभिभावक के बीच में, पेरेंट्स के बीच में एक जरूर एक शॉर्टफॉल होता है कि दिमाग में आता है कि अचानक क्या हुआ। और खासतौर से ये बच्चे जिन्होंने आज तक बाढ़ कभी देखी नहीं और बाढ़ के बारे में वो सोच रहे हैं, ये उनके लिए एक लर्निंग का पार्ट है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में उनको कैसे अपने आप को हैंडल करना है, किस तरीके से संभालना है अपने आप को, और ऐसी स्थिति में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है। रही बात पढ़ाई की, जैसा अलका मैडम ने कहा कि हमारे को पढ़ाई से डरना नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई ये भी है कि इस डिजास्टर से उसको निकलना क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे बड़ा एनईपी में कह रहे हो। ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पानी का जल भराव हो रहा है और पीछे से अगर ऐसा पानी आ रहा है तो हम क्या करें उसके लिए। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो हम उसके लिए क्या करें, हमारे लिए आगे नेचर में हमें क्या करना है। ये हमारे लिए एक कहते हैं ना, एडिसन ने काफी बार बल्ब का आविष्कार करते करते बाद में जाके आविष्कार किया, तो जो उसने 1000 बार आविष्कार करने का प्रयत्न किया वो उसका वेस्ट नहीं था, वो उसका प्रयत्न था कि इससे बल्ब नहीं बन सकता। तो यही तरीका है बच्चों को सीखने का कि इससे वो सीख पाएंगे
कि वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को रख पाएंगे। बच्चों से और पेरेंट्स से ये मेरा है कि वो नेगेटिव न्यूज को ज्यादातर ना देखें, न्यूज के अंदर पॉजिटिव न्यूज को देखें, जल भराव है उसकी सुरक्षा की बात करें और उसको एक पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि आविष्कार तभी होता है जब आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन अभी क्योंकि मौजूदा हालात में जो परिस्थितियां बन रही हैं, हमने कोरोना के वक्त में जो सीखा है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के जरिए क्या पढ़ाई व्यवस्थित हो पाएगी? जी, ऑनलाइन क्लासेस की बिल्कुल स्टार्ट हो गया और टीचर्स बिल्कुल आज की तारीख में सारे स्कूल्स अपने ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए हैं। और ये ब्लेंडेड लर्निंग की तो बात हम कह ही रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें तो मैक्सिमम स्कूल ने कल ही नोटिस डाल दिया कि कल आप ऑनलाइन क्लासेस में इतने बजे तक रहेंगे और इस टाइम से इस टाइम तक रहेंगे। बच्चों को व्यस्त रखना बहुत जरूरी है। अगर वो व्यस्त नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न चलता रहेगा और नेगेटिव थॉट बनते रहेंगे, क्योंकि वो न्यूज देखेंगे, गेम देखेंगे और किसी अन्य एक्टिविटी में बिलीव करेंगे। तो बेहतर रहेगा कि हर विद्यालय अपने ब्लेंडेड लर्निंग के सिस्टम से अपने क्लासेस को रन करे और उस क्लासेस के माध्यम से वो अपने बच्चों को पढ़ाए और बच्चे इन्वॉल्व रहे, पेरेंट्स के साथ साथ इन्वॉल्व रहे इसमें। जी, मैं यहाँ कुछ ऐड करना जी बोलिए अलका जी, बोलिए। कि बहुत सारे जो बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं उनमें इंटरनेट कम होने की वजह से हो सकता है ब्लेंडेड लर्निंग ना आए। तो ऐसे में पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अब कि बच्चों को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखें और घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल ना बनाएं। अगर बच्चे चाहें तो उनके साथ कोई गेम्स खेलें और उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाएं। और अगर हो सके तो आस पड़ोस के बच्चों से उनका संपर्क रखें ताकि बच्चे अगेन उनकी मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट ना आए, क्योंकि हर जगह इस टाइम पे शायद ब्लेंडेड लर्निंग पॉसिबल ना हो पाए या ऑनलाइन क्लासेस ना हो पाए। जी अलका कपूर जी, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इंटरनेट कई जगह पर काम नहीं कर रहा है और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस ले पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो छात्र थोड़ा प्रेशर लेते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी या जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे वो कोर्स उनका पीछे रह जाएगा? देखिए, मुझे लगता है पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है एक सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का बहुत सारे बच्चों को पहले इस चीज का एक कंप्लेंट रहती थी कि हमारी इतनी सारी क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद कोचिंग होती है, कि सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहता। तो ये बहुत सुनहरा मौका है इसको, अगर सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड वो देखें कि उनको सेल्फ स्टडी का और अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढने का एक मौका मिल रहा है। वो जितना कोर्स अभी तक क्लास में कवर हो चुका है वो उसको देखें कि क्या इसमें से हमें अभी तक समझ नहीं आया, और उस सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपना एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कराएं कि ये हमारा वीक एरिया बनता है और इस वक्त को वो उस तरह से, या जैसे मिश्रा सर ने कहा कि इनोवेटिव चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। उनको पढ़ाई की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल और सरकार उनके साथ हैं और सब कुछ उनके इंटरेस्ट में होगा, ये सरकार और स्कूल उनको वायदा कर सकते हैं। अलका कपूर जी, जो टीचर्स हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बच्चों को कैसे एडवाइस करना है, कैसे उनको गाइड करना है और इस मुश्किल वक्त में कैसे उन्हें दिमाग पे वो प्रेशर ना ले, उन्हें हल्का महसूस कराना है, क्या कहेंगे आप? मैं इस चैनल के माध्यम से टीचर्स की सराहना करने में पीछे नहीं रहना चाहती कि कल जो हुआ ऑल ऑफ अ सडन, जब हमारे माननीय शिक्षा डायरेक्टर एजुकेशन ने बहुत ही समझदारी से ये फैसला लिया कि सब स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, ये बहुत एक सराहनीय फैसला था। और ऑल ऑफ अ सडन बिना किसी प्रिपरेशन के जब टीचर्स के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने कितनी सुचारू तरीके से उन्होंने एक योद्धा की तरह बच्चों का डिस्पर्सल किया जब बसें सड़क पे नहीं चल सकती थी। और मुझे ये कहने में गर्व है कि दिल्ली में से कोई भी एक्सीडेंट की खबर किसी भी स्कूल से नहीं आई, और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि टीचर्स ने बहुत समझदारी दिखाई। और आगे भी टीचर्स समझदारी से जब बच्चों को संपर्क में आए और उनको कॉन्फिडेंस दें कि आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ, और जैसे मिश्रा सर ने कहा कि आपत्ति में से ही कोई ना कोई इनोवेशन होती है और हम इन्वेंशन कर सकते हैं, तो वो इस सिचुएशन को इस तरह से यूज करें कि ये उनके लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है,
डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सुनते थे, मगर जब अब उनको करने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भाग्यवान समझे और जी। नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आए कि इकट्ठे रह के हम सब इस बुरे वक्त को निकाल देंगे और अच्छा वक्त आएगा। बिल्कुल, मैं यानी इसमें प्रैक्टिकली एक चीजों को बात समझने का मौका मिल रहा है। सीबी मिश्रा कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल दिल्ली सरकार के अध्यापकों के बारे में आपने बात की, कल नोटिस भी इशू हुआ है कि जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो सरकारी स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर है, वो बाढ़ रहित एरिया में जाके मदद करेंगे। और कई स्कूल विद्यालय के अंदर इस समय प्रिंसिपल्स लोग हैं। 17 तारीख से बोर्ड की परीक्षाएं कंपार्टमेंट की स्टार्ट होने वाली हैं। उस एरिया में कंपार्टमेंट की परीक्षा होनी है जहां पर इस समय रेस्क्यू सेंटर्स बन गए हैं। तो आप ये मान के चलिए, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के फिजिकल एजुकेशन टीचर, इस समय सब लोग इन्वॉल्व लगे हुए हैं, इसमें लगे हुए हैं, जिसमें बच्चों को या वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उसका रेस्क्यू कर सके, उनको मदद कर सके। जैसा अलका मैडम ने कहा कि इस समय टीचर सबसे ज्यादा योग है। कल बारिश के ना होते हुए भी एक भगदड़ थी कि हमारे बच्चा, हमारे एरिया में पानी आने वाला है, हमारे एरिया में बाढ़ आने वाली है और ट्रांसपोर्ट उस साइड पे नहीं है, बंद है सड़कें काफी। जहाँ पे 5 मिनट का टाइम लग रहा था वहाँ पे आधे घंटे का समय लग रहा था। तो सभी लोगों ने कल बड़े तरीके से किया है और बहुत अच्छे तरीके से इंटरनेट के माध्यम से लोगों ने और मैसेज सबसे किया। ज्यादा जरूरी बात यह है कि 35 साल के अपने एज अ प्रिंसिपल इतिहास में मैंने ऐसा दिन नहीं देखा। तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स ने भी नहीं देखा होगा। तो हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है जी। और जो हमने अपने चेकलिस्ट बनाई है डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसको हम काफी इम्प्रूव करने में कामयाब हो पाएंगे। डॉक्टर सीबी मिश्रा जी, आपको लगता है कि अभी जो हालात बने हुए काफी चैलेंजिंग है, इसे उभर पाने में थोड़ा वक्त लगेगा क्या? अभी स्कूल क्योंकि संडे तक बंद है, क्या और आगे डेट बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो वास्तव में हमारे को थोड़ा सा डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के ज्यादा अधिक शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो बाद में भी थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन जान माल और सुरक्षा सबसे ज्यादा अधिक है। इस समय जो बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, जो परिवारों को रेस्क्यू किया है, उस एरिया में हो सकता है कि उसको बंद रख दें, जिस एरिया में नहीं है उस जगह चालू करें। इस तरह का गवर्नमेंट अपने लेवल पे करेगी। अभी तक तो 17 तारीख से कंपार्टमेंट एग्जाम होना है सीबीएसई बोर्ड का ऑल ओवर इंडिया, तो वो होना है। उसके अंदर आज की डेट में कोई चेंजेस नहीं है आज की तारीख में। और जिस तरीके से जल स्तर नीचे धीरे धीरे हो रहा है, स्टेबल है, तो आशा है कि शायद ये कंट्रोल में आ जाए संडे दोपहर तक। अगर नहीं आ रहा तो दिल्ली सरकार, मुझे आशा है कि जैसे इस बार छुट्टी का डिक्लेयर किया, वैसे वो आगे भी छुट्टी डिक्लेयर करेगी। बिल्कुल अलका कपूर जी, ऐसी सिचुएशन में क्योंकि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और बच्चे बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए स्कूल बंद करने के फैसले को इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि बच्चों को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, घर पर रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी कि अब हम सबको मिलके, सरकार को मिलके, सभी सरकारों को मिलके, हर इंसान को मिलके ऐसा हालात पैदा करने चाहिए जिससे हम आगे आने वाली समस्याओं से ज्यादा अच्छे से लड़ पाए। जैसे कि आपने ही बात की कि रिड्यूस्ड वाटर सप्लाई रहेगी आने वाले वक्त में, बिकॉज बहुत सारा पानी बह गया, खराब हो गया। तो हमें बच्चों को भी ये सिखाना है और हम सबको समझना है कि हमें पानी का कैसे एक समझदारी से इस्तेमाल करना है, पानी को वेस्ट नहीं करना घर के अंदर भी। फिर अब आने वाले टाइम पे जैसे इस माहौल के बाद डेंगू और अदर वाटर बोर्न डिजीजेस आएंगे, तो सभी सरकारों को मिलके अब उन आपत्तियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। स्कूल्स को भी उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने ड्रेस कोड को भी, जहाँ पे आधी बाजू के कपड़े बच्चे पहन के स्कूल आते थे, हमें रिलैक्सेशन देनी होगी कि सडन तो बच्चे बाहर जाके फुल स्लीव्स के कपड़े नहीं खरीद के आएंगे। तो कुछ रूल्स को हमें स्कूल लेवल पे भी रिलैक्स करना होगा। पेरेंट्स को भी समझदारी दिखानी होगी कि घर से पानी बच्चों को दे के भेजें और खाने में ऐसी चीजें दे के भेजें जिनसे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े। जंक फूड ना खाएं जिससे पेट खराब हो। तो इन सब चीजों का, बीमारियों की तरफ, अपने घरों में मच्छरों को ज्यादा पलने ना दें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, इन सब चीजों का ध्यान तो करना पड़ेगा। और हर इंसान को एक योद्धा की तरह बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा तुम्हारा छोड़ के हमें एज अ कम्युनिटी हम बन के इस समस्या से उभरना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर सीबी मिश्रा जी, जो महत्वपूर्ण बात अभी अलका जी ने कही कि एक सिटीजन के तौर पर भी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको समझनी होंगी और पेरेंट्स लिहाज से आप अपने बच्चों को क्या सीख दे सकते हैं, ये भी बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स है आपके आसपास, आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। जी, अब जैसे बाढ़ में हम लोगों ने एक बच्चों को सिखाते थे, हम डिजास्टर के ड्रिल्स करते थे बच्चों को। अगर हमें ट्रायल ड्रिल्स करते थे कि बच्चों को अगर भूकंप आ जाए तो कैसे आना है। तो ये एक चुनौती है कि बाढ़ के समय पे हमें कैसे चुनौती को स्वीकार करना है। पानी अगर जल है, कम है, तो उसको हमें कैसे करना है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हमारे काम नहीं कर रहे तो हमें किस तरह से काम करना है।
और किस तरह की न्यूज को हमें देखना है। हम बताते हैं लिटरेसी स्किल्स के अंदर बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके पास सब जगह से मिल रही है, सारे चैनल से मिल रही है, सारे मीडिया से मिल रही है और सारे टेक्नोलॉजी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। अगर जल भरा हुआ आ रहा है तो हमें कैसे बचना है और उससे बचाना कैसे है। अगर घर के अंदर पानी आ जाए तो ये सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स आज की तारीख में बैठ के बच्चों के समय फ्री टाइम पे बात करें कि अगर पानी आता है तो हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए, हमें कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यही इनोवेशन है, यही क्रिएटिविटी है, यही क्रिटिकल थिंकिंग है। तो बच्चा अपने आप में सीख पाए, अपने आप में उसके निर्णय ले पाए, अपने आप वो सोल्यूशन निकाल पाए, यही एक उसकी सबसे बड़ी लर्निंग है। अलका जी, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को मैंने देखा है वो ये सोचते हैं कि बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा, होमवर्क नहीं मिलेगा, जब तक प्रेशर नहीं होगा बच्चा पढ़ेगा नहीं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह होगी? ऐसे मौके पर बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे कन्विंस करें? पेरेंट्स को मुझे लगता है अब ये जो नई जनरेशन है ये बहुत समझदार और पढ़े लिखे हैं और बड़ी क्लियरली उनको सबको पता है कि बच्चा हमारा सबसे अमूल्य एसेट है। उससे इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं। अगर आज किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या पैसे का नुकसान होता है तो वो शायद इस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर बच्चे की जान का नुकसान हो या तंदुरुस्ती का नुकसान हो वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स इस चीज को बहुत वेलकम करते हैं कि अगर हम सेफ्टी फर्स्ट रखें। और जिन पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि पढ़ाई उनकी हर्जे में जा रही है तो स्कूल्स को भी, टीचर्स को भी कुछ देर के लिए उन पेरेंट्स के लिए सारा टाइम अवेलेबल होना होगा और उनकी तकलीफों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उनको स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। हम इस जो नुकसान हुआ है उसको मेकअप करने के लिए शायद कुछ महीनों तक स्कूल के एक आधा घंटा बढ़ा सकें या सैटरडेज को वर्किंग कर सकें। हम हर चीज के लिए खुले हैं और पेरेंट्स को ये एश्योरेंस दी जाती है कि बच्चों का नुकसान पढ़ाई का नहीं होगा। जो सिलेबस है वो पूरे कवर किए जाएंगे। और अगर सरकार को किसी भी स्टेज पे किसी भी कारण लगता है, बिकॉज खाली ये इस टाइम पे बाढ़ की समस्या नहीं है, कभी पोल्यूशन की समस्या आती है, कभी सर्दी की आती है, कभी गर्मी की आती है, बहुत सारे हालातों में स्कूल बंद किए जाते हैं। तो पेरेंट्स को और बच्चों को समझना होगा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो बच्चों के हित में ही लिए जाएंगे और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनकी पढ़ाई में कोई भी नुकसान ना आए। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री विल नॉट बी ब्रॉट डाउन इन एनी केस। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। अलका कपूर जी और डॉक्टर सीबी मिश्रा जी आपके साथ बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे वो टीचर्स हो, छात्र हो या अभिभावक हो, उनके सवालों के जवाब उनको यहाँ पर मिले होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियों के बीच दिल्ली में बीमारियों का खतरा भी बढ़ चुका है। भारी जलभराव से कई तरह के रोग पैदा होंगे, ऐसी आशंका है। दिल्ली के कई इलाके खतरे की जद में आ चुके हैं। बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट पर संकट गहराया हुआ है। दुकानों और घरों में भी यमुना का पानी घुस गया है। यमुना बाजार, गीता घाट तक पानी आ चुका है और गंदगी से भरा ये पानी जिसके बीच से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। बीमारियां दस्तक दे सकती हैं और कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं। दिल्ली में बाढ़ के बाद अब बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। भारी जल भराव से कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त खतरे की जद में है। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बोट क्लब और तमाम दूसरी जगह पर भी इसी तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। बाढ़ को लेकर सरकार भी अलर्ट है और खुद निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई इलाकों में पहुंच रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी मुस्तैद हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके के हालात बन गए हैं उससे कई तरह की चुनौतियां आने वाले वक्त में सामने दिखाई दे रही हैं, जिसमें बीमारियों का खतरा भी एक बड़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि कई तरह की बीमारियां पनप सकती हैं। बच्चे जो खेल-कूद कर रहे हैं इस वक्त उन्हें नहीं मालूम है कि किस तरह की बीमारी उनको लग सकती है इस गंदे पानी में उछल कूद करने के बाद। तो जिंदगी पर प्रहार दिखाई दे रहा है। आसमानी आफत के बाद बहुत बारिश कितनी जानलेवा है, तमाम सवालों के जवाब आज मिलेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। दिल्ली के आइटो घाट पे इस वक्त मौजूद हैं और अब दिखाते हैं कि यमुना का रौद्र रूप किस हद तक दिल्ली को प्रभावित कर रहा है। सीढ़ियां हैं और आमतौर पर ये सीढ़ियां नॉर्मल दिनों की बात करें तो पूरी तरह से सूखी रहती हैं, लेकिन अभी सीढ़ियां भी डूब चुकी हैं और आपको दिखाते हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो किस हद तक यहाँ पर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो यमुना नदी है उसकी दूरी तकरीबन यहाँ से 20 मीटर के करीब है और आपको दिखाते हैं कि सीढ़ियाँ
किस हद तक यहाँ पर डूबी हुई हैं और आपको हम लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस हद तक जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। बारिश की वजह से जो सीढ़ियां हैं वो डूब चुकी हैं, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी 4 सीढ़ियों में ही जो पानी की गहराई है वो तकरीबन 3 मीटर तक हो चुकी है। और आपको यमुना की तस्वीरें दिखा रहे कि सीढ़ियां जो है वो पूरी तरह से पानी में यहाँ पर डूब चुकी हैं। यहाँ पे जो यमुना की जो गहराई है, जो पानी का लेवल है वो तकरीबन 3-3.25 फीट के करीब है और ये यमुना के घाट से भी तकरीबन 10 मीटर की दूरी पे इस वक्त मौजूद है। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि यमुना अपने पूरे रौद्र रूप में है, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रहा है। आमतौर पर ये पूरा इलाका सूखा रहता था। आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए थे, जो तमाम झोपड़ियां हैं उनमें पूजा पाठ हुआ करते थे, वो तमाम झोपड़ियां डूब चुकी हैं और जो यमुना का पानी है वो सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। आमतौर पर ये जो पूरी सीढ़ियां थी ये सूखी रहती थी, लेकिन अभी के समय ये पूरी जो सीढ़ियां हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और यहाँ सीढ़ियों पे ही तकरीबन 3 से 3.5 फीट पानी यहाँ पर जमा हो चुका है, जिससे इस बात को समझा जा सकता है कि यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अभिन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं और इससे बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे। डॉक्टर डी.आर. राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं आईएमए के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर डी.आर. राय साहब। और सबसे पहले शुरुआत इसी सवाल से कि जो चुनौतियां इस वक्त दिल्ली में आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की बीमारियां पनप सकती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी उछल कूद करते हुए पानी में दिख रहे हैं जिनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए हो सकती है ये पानी। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब भयानक गर्मी के बाद जब बरसात आती है तो बड़ी अच्छा लगता है और लोग अब खुश होते हैं कि तो बरसात आ गई, कम से कम गर्मी से राहत होगी। लेकिन इस साल की जो बरसात ने जो है ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड जो 1978 के अंदर जो एक तरह से दिल्ली में बाढ़ आई थी, आज उससे भी ऊपर का माहौल बन चुका है। और जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि इस वक्त जल भराव दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा हो गया है कि किसी भी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है। और जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कि उनके 3 पावर प्लांट, जो वाटर प्लांट जो है ना वो भी खराब हो गए हैं, उनको बंद कर दिया गया है। उसको बंद करने से जो सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है हमारे लिए वो यही है कि पानी पीने की हमको शॉर्टेज हो जाएगी। अगर पानी पीने की शॉर्टेज हो जाएगी तो आप सोच लीजिए कि कितनी बीमारियां होंगी। और जब इतना जल भराव देश अब शहर के अंदर हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी पीने का नहीं मिलता, खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पानी ना होने की वजह से जो सबसे कॉमन डिजीजेज आती हैं, गैस्ट्रोएंटाइटिस हो जाता है, कोलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज है कि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो हमारी डाइजेशन पावर भी एक तरह से बड़ी शिथिल हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो जो भी खाया पिया भी उतने ढंग से नहीं पच पाता, तो उसकी वजह से परेशानी हो जाती है। बच्चों को बरसात के अंदर रोकना बहुत मुश्किल होता है। वो घर से निकल के जब भी थोड़ा पानी होता है उसके अंदर पैर मारते हैं, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है और वो भूल जाते हैं कि नंगे पैर जब चले जाते हैं। तो हमने एज ए डॉक्टर हमने कई केसेस देखे हैं ऐसी रेनी सीजन के अंदर, बच्चे पानी के अंदर चले जाते हैं और पैरों में कट लग जाते हैं, किसी को शीशा लगा होता है, किसी को कील लगी होती है, तो ये चीजें भी बड़ी कॉमन हो जाती हैं। तो मैं एक 2 शब्द में अगर कहना चाहूँ, 2 लाइन में, तो पानी जितना आपको सहूलियत दे रहा है उतनी आज आने वाले टाइम के अंदर मुश्किलें भी देने वाला है। ये दिल्ली की जनता के लिए, हमारे सब के लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज है। हमको एक एक कदम बड़ा फूंक के रखना पड़ेगा। पानी अगर आपके पास जो बचा पड़ा है तो उसको बिना बॉईल किए कृपा करके पानी मत पीजिए। बाजार की कोई चीज भी अगर आपको मिल रही है, किसी भी ढंग से भूखे रह जाइए, बाजार की कोई चीज लेके मत खाइएगा। घर के अंदर दाल रोटी, सूखी रोटी आपको अच्छी रहेगी, लेकिन बाहर की चीजें पकी हुई मत खाइएगा। घरों से बाहर निकल पाना मुश्किल हो रहा है, इतना ज्यादा पानी दिल्ली में भरा हुआ है, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात भी डी.आर. राय साहब बोल रहे थे कि पानी अगर आप पी रहे हैं तो बॉयल करके पीजिए और बाहर से कोई भी चीज आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि खाने पीने की चीजों में खतरा हो सकता है, वो आपको नुकसान कर सकती है ऐसे वक्त में। और किन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, घर से बाहर जब नहीं निकल पाते, डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, घर में कैसे ट्रीटमेंट करें, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करें? हाँ जी, थैंक यू। डॉक्टर राय ने बड़ा अच्छा बताया कि 3 मेजर इश्यूज हैं जब वाटर फ्लडिंग होती है।
एक तो जो वाटर फ्लडिंग से कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जो 3 रीजन से होते हैं। तो जब रेनी सीजन होगा तो हीट होगी, ह्यूमिडिटी होगी और वाटर लॉगिंग से कुछ वेक्टर बॉर्न और डायरेक्ट वाटर रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेस जो डायरेक्टली होते हैं वो वाटर कंटेमिनेशन से होते हैं। जैसे डॉक्टर राय ने बताया कि अब 3 वाटर प्लांट अपने दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। तो अगर हमारे पास कुछ ऑलरेडी कंप्लेंट्स हैं कि वाटर स्वच्छ नहीं आ रहा डिफरेंट लोकेलिटी स्पेशली ईस्ट दिल्ली में, तो अगर पहले ही वाटर अच्छा नहीं आ रहा और फर्दर अच्छे वाटर की सप्लाई बंद कर दी है, आम आदमी की ह्यूमिडिटी में प्यास तो लगेगी, तो जाने अनजाने में आप बाहर पानी पिएंगे। तो जैसे डॉक्टर राय ने बताया कि अगर जब भी पानी पीना है तो गवर्नमेंट पे रिलाई करने के बजाय आपको हर एक को अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी आप पानी पिएंगे वो पानी उबला हुआ और उसको बॉयल करके ठंडा कर लीजिए। देखिए, एक फैमिली में 5-10 लीटर से ज्यादा तो पानी नहीं पीती होगी पूरी फैमिली। अगर हम सुबह सुबह सिंपल मेजर कर लें कि पूरे घर के पानी को बॉयल, जो पीने वाला पानी को बॉयल कर लें और उसको बॉयल करने के बाद ठंडा करके उसी में से पिएं। जब भी बाहर निकलें आप अपने साथ पानी की बोतल ले जाइए। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाइए, कटा हुआ फल, कटा हुआ फ्रूट, कटा हुआ सैलेड्स या नॉन वेजिटेरियन स्टोर्ड और स्टील फूड है, वो सबसे ज्यादा पोटेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का। अभी हाल ही में गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस जॉन्डिस के, वायरल हेपेटाइटिस के, टाइफाइड के और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के आ रहे हैं। ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल हैं। और जब ये वाटर स्टैग्नेट होगा तो 2 अलग टाइप के वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं जिसको डेंगू और मलेरिया कहते हैं। फॉर द टाइम बिंग अगर हम सिंपल प्रिकॉशन लें, स्पेशली एल्डरली पीपल में, पीपल हु आर इन ओल्ड एज और हु आर इन्फेंट्स एंड टॉडलर, छोटे बच्चे या बहुत अधेड़ उम्र के लोग या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अगर हम ये तय करें कि हमने बाहर बिल्कुल भी कदे पानी नहीं पीना, बाहर खाना नहीं खाना, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं अपना लंच साथ पैक करके जाइए, घर में पानी को उबाल के ठंडा करके पीजिए, तो आई थिंक इस डिफिकल्ट पीरियड में जो कि एक नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वी कैन इजीली ओवरकम मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। तो सिंपल प्रिकॉशंस कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ हॉस्पिटल। बिल्कुल, आपने बताया कि इन चीज़ों से परहेज करना है। डॉक्टर D.R. राय, ये भी बताइए कि घर में किन चीज़ों का सेवन किया जाए जो आपकी सेहत के लिहाज से इस वक्त इस मौसम में सही हो सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो घर के अंदर, जो मैंने पहले भी कहा कि आपको सादा शुद्ध खाना अपने घर का खाना चाहिए। जैसे जब अरोड़ा जी ने बताया कि पानी अगर 4-5 लीटर की आपकी कंजम्पशन है, पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके 2-3 मिनट 5 मिनट तक बॉईल करके ठंडा कर लीजिए। उसके अलावा कोई पानी मत पीजिए, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइए। और अपना दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है कि स्टेगनेट वाटर आपके घर के चारों तरफ भी हो जाता है जहां की मॉस्किटो ब्रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस वक्त वैसे भी मलेरिया और डेंगू के केसेस, चिकनगुनिया केसेस बहुत बढ़ते हैं, तो आपको उसका भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये चीजें अगर आप करते रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चों को, बल्कि खासतौर से बड़ों को, बच्चों को अगर घर में मच्छर है तो मॉस्किटो नेट यूज कीजिए या मॉस्किटो रिपल्सन लगाइए या उनको पूरे फुल स्लीव्स के पजामा और कमीज पहना के रखिए ताकि उनको एक्सपोज शरीर के ऊपर कोई मच्छर भी ना काटने पाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम घर में ध्यान रखेंगे तो हम अपने आप को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि बच्चे बड़े नटखट होते हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि किसी भी ढंग से उनको बाहर ना जाने दें। और दूसरी बात, ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि बच्चों का हर जॉइंट के अंदर ह्यूमिडिटी की वजह से रैशेज होने लग जाते हैं। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे ही बच्चा बाहर से खेलता हुआ आता है उसका बिल्कुल कपड़े उतार के उसके शरीर को सूखे कपड़े से सुखा के उसको दूसरे कपड़े पहना दें ताकि कोई फंगल इंफेक्शन वगैरह उसको ना होने पावे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमने केसेस देखे हैं ह्यूमिडिटी के अंदर फंगल इंफेक्शन होने के चांसेस ग्रोइन में या एल्बोस के अंदर या आर्मपिट्स के अंदर, ये चीजें बड़ी कॉमन है। अगर ये रहेंगे तो बहुत। और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और मैंने भी पहले कहा कि कृपया करके जंक फूड मत खाइए, नॉनवेज मत खाइए, कटा हुआ बाहर का खाना, पका हुआ खाना जो आता है बाजारों से उसको लेना बंद कर दीजिए। घर की सूखी रोटी और दाल आपको स्वस्थ रखेगी। मैं आपको एश्योरेंस दिला रहा हूं कि कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। उबला हुआ पानी पीजिए, घर की दाल रोटी खाइए। ये थोड़ी विपदा आई है, ये भी खत्म हो जाएगी। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन हम सारी चीजें सरकार पे नहीं छोड़ सकते। हमको भी अपना और अपने आसपास के एरिया का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिल, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जो तमाम बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि बुखार, टाइफाइड और जब मलेरिया होता है लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, किस तरह के सिम्टम्स में चीज़ों को, जो टैबलेट्स होती हैं लोग अमूमन वही इस्तेमाल करते हैं?
देखिए बताया कि दो तरीके के डिजीजेज होते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जितनी ह्यूमिडिटी होगी, जितनी हीट होगी, जितनी गर्मी होगी, उतना ही पानी का कंजम्पशन बॉडी को ज्यादा चाहिए होता है। जितना पानी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर वो कंटामिनेटेड है, तो हमारा जो क्वांटम ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरिया का, वायरस का या दूसरे कीटाणुओं का शरीर में अंदर जाएगा। तो उसका एक सीधा तरीका है कि आप बाहर बिल्कुल मत पीजिए पानी को उबाल कर पीजिए। जहाँ तक सिम्टम्स का ताल्लुक है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेजर अटैक आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर हुआ है, स्टमक पर हुआ है या इंटेस्टाइन पर है। तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। एक जनरल सिम्टम्स होते हैं, फीवर होगा, बॉडी एक्स होंगे, माइल्डियाज होंगे, रैश होगा, उल्टी का ख्याल होगा। उसके बाद अगर स्टमक में अंदर डीप इंटेस्टाइन में इंफेक्शन चला जाता है तो लूज मोशन होंगे और डायरिया होगा, पेट में मरोड़ पड़ेंगे। अगर लिवर पर असर होगा तो आंख पीली होगी, पेशाब पीला आएगा। तो आपके लिए जनरल आदमी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जाना कि क्या कारण है इजी नहीं होता। तो अगर आपको सिम्टम्स सिग्निफिकेंट है, आपको अगर आप लगता है सिंपल पैरासीटामॉल से नहीं आराम आ रहा, तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बिकॉज गैस्ट्राइटिस और जॉन्डिस के टेस्ट अलग हैं और इनका ट्रीटमेंट अलग है। तो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। कई बार जाने अनजाने में आपको लगता है कि हम थक के आए हैं, ज्यादा काम कर लिया इसलिए कमजोरी आ गई है, और 3 दिन के बाद पता लगा कि आपको डीप जॉन्डिस था, जो कि लेट स्टेज में पता लगा। तो अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप लगता है आपके सिम्टम्स आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू योर बेसिक वर्क विच यू हैव बीन डूइंग, तो डू कंसल्ट ए डॉक्टर। लेट डॉक्टर डिसाइड कि आपको जॉन्डिस है या गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, एंटीबायोटिक देने या नहीं दिए। तो सेल्फ मेडिकेशन को जरूर अवॉइड कीजिए। बिल्कुल, और तुरंत जांच करानी चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी आपके लिए बढ़े ना। डॉक्टर रिया राय, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों को भी हमने देखा है खड़े नहीं हो पाते हैं, घर में किस तरीके से उनके लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने पीने में क्या दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी और बूस्ट हो उनकी? कि जहां तक वीकनेस का सवाल है, एक तो मैंने कहा ना कि मौसम जब ह्यूमिड हो जाता है तो आदमी की बॉडी भी लिथार्जिक हो जाती है, हर वक्त उसको सुस्ती आती है और नींद से आने लग जाती है। और अगर उसने बहुत देर तक पानी नहीं पिया तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी, पानी की कमी की वजह से भी पेशेंट व्यक्ति को कमजोरी महसूस होने लग जाती है, उसका होठ सूखने लग जाते हैं, आँख जीभ को उसको सूखापन लगने लग जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपने पानी उबाल के रखा है, जिसको हम ORS बोलते हैं, अपने घर से 2 चम्मच चीनी डालिए उसके पानी के गिलास के अंदर, और चुटकी भर नमक डाल के, थोड़ा सा अगर नींबू है तो वो डाल के, वो 3 गिलास के अंदर, अगर उसको इसकी वजह से, कमजोरी की वजह से, अगर उसको पानी की कमी की वजह से अगर उसको वीकनेस हो रही थी, तो वो देखिएगा 10-15 मिनट के अंदर अपने आप को वो बड़ा चार्मिंग फील करने लगेगा, चीयर अप करेगा, करने मेरे को अब कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अगर उसके साथ साथ उस व्यक्ति को बुखार भी हो रहा है, उल्टियां भी आ रही हैं और भी सिम्टम्स हैं, तो जैसे डॉक्टर ने कहा, हम आपसे दोबारा कहेंगे कि अपने आप को इलाज मत कीजिए। जो भी आपके नजदीक में आपके पर्सनल डॉक्टर हैं, जो पर्सनल फिजिशियन हैं, उनकी सलाह जरूर लीजिए। क्योंकि कोई बीमारी हम ये सोचते रहे कि मेरे को तो आज मैंने पानी गलत पी लिया तो इसलिए उल्टी आ गई, नहीं, और उल्टी आने के कई कारण हो सकते हैं, बुखार के कई कारण हो सकते हैं। तो ये चीज डॉक्टर के ऊपर छोड़िए, डॉक्टर को डायग्नोस करने दीजिए और उसका इलाज पूरा कीजिए। ये चीजें आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर DR राय और डॉक्टर अनिल अरोड़ा की, किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों से परहेज करना है और इतने मुश्किल वक्त में कैसे बीमारियों से खुद को बचाना है, कैसे परिवार को सुरक्षित रखना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में एहतियात बरतना बहुत आवश्यक है। सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, और अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ट्रीटमेंट से आपको वो आराम नहीं मिल पा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए।